हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं फिजिक्स का पेपर नंबर 2 आईआईटी एडवांस 2024। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो पहला यहां पे क्वेश्चन क्या बोलता है, ए रीजन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन एक्स वाई ऑफ हाइट h। अब हमारे पास एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का और यहां पर ये जहां पे आउटसाइड में हमारे मैग्नेटिक फील्ड है और जिसमें ऊपर एक हमने ट्रेंगुलर लेमिना रखी हुई है और इसको हम यहाँ पे नीचे की ओर भगा के ला रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने ये निकालना है कि इनमें से सही ग्राफ कौन सा है। तो देखो बहुत ही बेसिक सी चीज है, समझना पहले इसको। तो यहां पर अपन थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे आपको मैं समझाता हूं सारी चीजें। तो यहां पर अगर हम बात करें यहां पर तो समझिएगा अच्छे से कि हमारे पास क्या था, एक मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे, ये बी आउटसाइड है यहाँ पे इसके अंदर और यहां पर एक दूसरा ट्रायंगुलर लेमिना है सेम लेंथ का और ये x इक्वल टू 0 है और इस वाले लेमिना को ये भी लेंथ l है और ये भी लेंथ l है। इस वाली लेमिना को हम नीचे की ओर लेमिना बोले या फिर हम बोल सकते हैं जो ट्रायंगुलर वायर है, तो इसको हम नीचे की ओर ला रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ टाइम के बाद क्या सिचुएशन बनेगी, इसको अगर हम आगे बात करें किसी टाइम t पर, तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे आ चुका होगा, ठीक है। तो अब देखो ये वाली जो लेंथ है, अब इतनी हम हमेशा जब भी बात करते हैं आपने ईएमएफ इंड्यूस का अपने को ग्राफ बनाना है, तो ईएमएफ इंड्यूस के केस में हम क्या बात करते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है BLV। तो यहाँ पे L की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि मान लो अपन यहां से इस पॉइंट से हम नीचे चल के आ गए और ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये x का आधा कितना हो जाएगा, x/2। तो इसको अगर हम ट्रायंगुलर लूप में देखें तो हम चाहे वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, x/2 और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 30 डिग्री। तो ये लेंथ और ये लेंथ मिला के आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट हम यहां से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से x/√3 मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे अगर इस l की जगह x/√3 रखे तो क्या हो जाएगा, BV x/√3। तो यहां पे जो E इंड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल टू द x हो जाएगा। तो देखते हैं जरा, अभी तो हमारा ग्राफ प्रोपोर्शनल टू x, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो इस देखो चारों में L तक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है क्योंकि माइनस बोल सकते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये बोलता है हमसे कौन सा, फेराडे सेकंड लॉ, ठीक। तो अब यहां से अगर हम बात करें तो इन चारों में एक जैसा है। अब बात करें यहाँ पे देखो चेंज क्या होने वाला है, इसकी एंडिंग कहां हो रही है, 12 पर, इसकी एंडिंग कहीं 3l/2 से पहले हो रही है, इसकी 3l/2 पे हो रही है और इसकी जनरली ये तो ऊपर की ओर बना है l तक यहाँ पे, उसके बाद ऊपर की ओर। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। अब आगे क्या हुआ, जब ये एक टाइम के बाद इसको पूरा क्रॉस कर जाएगा, मतलब ये वाला सिनेरियो बनेगा कि ये जो है हमारा, इसको पूरा जो इस तरह से क्रॉस कर गया और जैसे अब ये नीचे गया, अब देखो एल से जैसे नीचे गया तो अब यहाँ पे सिनेरियो क्या होगा ये समझिएगा आप कि हमारा जो है ये इस तरह का बना कि ये जो हमारा अब यहां शुरुआत किए थे, अब ये जो है ये x और ये ग्रेटर देन क्या है, l है। तो l में हम बात करें हमेशा हम परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं, तो हम इस लेंथ के बारे में बात करें तो इस लेंथ की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे सीन क्या है आप समझिएगा, यहाँ पे ये है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में, तो ये जो दो लेंथ बची हुई है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन अगर इधर है तो हमें हमेशा कौन सी लेंथ लेना होती है, परपेंडिकुलर लेंथ। तो अब देखो इसका क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस, तो हम देखते हैं सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ई इंड्यूस इज इक्वल टू, बाकी सब तो बी वी वैसा का वैसे रहेगा। तो लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी जो लेंथ चाहिए x ग्रेटर एल है तो ये हो जाएगी आपकी x/√3 माइनस 2 इंटू, अच्छा इस वाली लेंथ को अगर अपन निकालें तो ये वाली लेंथ कितनी बचती है, ये वाली लेंथ यहां से आता है, इट इज l-x, इट इज आल्सो l-x। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 2 टाइम्स ऑफ 2। अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स l-x का आधा, मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स होगा क्योंकि ये पूर्ण रूप से यहाँ पे इसकी बात करें अपन तो ये क्या होगा इसका 2 टाइम्स, एक ऊपर वाला और एक नीचे, 2 टाइम्स ऑफ l-x बाई √3। तो हम ऐसे √3 को बाहर ले लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी l-x नहीं, x-l, तो ये कितना हो जाएगा हमारा देख लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ
एक्स माइनस एल डिवाइडेड बाय √3। तो जब हम बात करें यहां से बी वी बाय √3 ले लेते हैं बाहर, अंदर बच जाएगा अपना 4, तो इट इज -3x प्लस 4l इंड्यूस। तो अब यार यहां पे एक पॉइंट ऐसा आएगा एक्स जहां पर कि जो ई इंड्यूस जो है वो क्या हो जाएगा 0। अब देखो लेंथ बहुत आसान है निकालना, ये वाली लेंथ तो अपन जानते हैं x बाय √3, क्योंकि इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन तो उसको मैंने ले लिया। बाकी इन दोनों लेंथ में ये जो हो जाएगी ये l माइनस एक्स है, तो हम निकाल सकते हैं ये लेंथ को, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वैसे वैसे मैंने निकाला, तो ये 2 टाइम्स ऑफ l x माइनस एल डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया भैया क्योंकि ये 2 टाइम्स होगा इसका भी और इसका मिला के। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे ई इंड्यूस क्या हो जाता है 0। तो 0 कब होता है, जब यहाँ पे इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x उधर गया, तो ये आ जाएगा आपका 4l/3। ठीक है, अब 4l/3 मतलब ये 3l/2 से थोड़ा सा छोटा है। तो देखते हैं जरा, जहां पे 4l/3 पे होता है, तो अब देखो यहाँ पे 3l/2 पे गलत है, ये 12 पे बिल्कुल गलत है, ये तो जस्ट अपोजिट ही हो रहा है, तो इसका तो बिल्कुल ही गलत है। तो हम यहाँ पे देखो ये 3l/2 से जस्ट पहले यहाँ पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये जैसे तो अभी तो अपन ने सोल्व करके देखा, अगर मान लो बिना सोल्व किए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं इजीली। कि हमें स्टार्टिंग में देखना है कि फ्लक्स भैया नीचे की ओर जो भी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ेगा, तो एक टाइम के बाद क्या, जब सेंट्रोइड होता है वहां पे क्या होता है, जस्ट सेंट्रोइड के ऊपर जाए और सेंट्रोइड के नीचे, तो 2 पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पर क्या होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस है वो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, 0 हो जाता है, मतलब फ्लक्स वहां पे कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, वैसे भी हम निकाल सकते थे, तो वहां से भी आंसर अपना इजीली आ जाता था, l प्लस l/3 हो जाता है वो। आपको बताओगा ना कि जो सेंट्रोइड है, जो मीडियन है, वो सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वहां से भी हम निकाल सकते थे बिना कोई कैलकुलेशन के। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, पार्टिकल में अंडरगो द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, रेडियस r नोट, t नोट, मास m, देन पार्टिकल सब्जेक्ट टू एन एडिशनल सेंट्रल फोर्स। ओके बाबा, अब देखते हैं जरा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, इजी होगा। इसके आसपास एक ऑर्बिट में हमारा कोई छोटा सा, इसे हम सैटेलाइट मान सकते हैं या फिर आप प्लेनेट मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। इस पे अभी जो है आपने टाइम पीरियड का फार्मूला याद ही आपको, तो टी नोट इक्वल टू क्या होता है, 2π√r, ये आर नोट लेंथ मान लेते हैं अपन, तो ये हो गया आर नोट क्यूब डिवाइडेड बाई जीएम, ये होता है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो टी नोट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4π² आर नोट क्यूब डिवाइडेड बाई जीएम, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब यहां पे आगे देखते हैं क्वेश्चन में, आर नोट ये टाइम पीरियड टी नोट निकाल लिया अपन ने, देन पार्टिकल इज सब्जेक्ट टू द एडिशनल सेंट्रल फोर्स करेस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी क्या दे रखी है अपनी, m alpha upon r cube, where alpha is the positive constant suitable as dimension or the distance from the center of the orbit. The particle moves in the some circular orbit of the radius r naught. The combined gravitational potential due to m and v, vc जो भी है, but with the new time period. अब यहाँ पे अपन ने क्या किया कि एक एक्सटर्नल एडिशनल फोर्स लगा दिया, और उसकी वजह से अब देखो रेडियस वही है, फोर्स बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चाहे टाइम पीरियड चेंज होकर कितना हो गया, t1 हो गया, तो हमें क्या निकालना है, t1² माइनस टी नोट स्क्वायर अपॉन t1 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं, अब हमने क्या किया, यहां पर एक एडिशनल फोर्स और बढ़ा दिया, एक फोर्स तो लगी रहा है ग्रेविटेशन, और यहां पे अपन ने एक एडिशनल फोर्स यहां पे बढ़ा दिया, और जिसकी वजह से, तो अब देख लेते हैं जरा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, GMM डिवाइडेड बाय r नोट का स्क्वायर प्लस, अब देखो आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो हम यहां से फोर्स कैसे निकालेंगे, U गिवन है हमें, एंड इट इज m alpha by r क्यूब, तो आप जानते हो कि जो फोर्स होता है इट इज -du अपॉन dr, ये सभी ने पढ़ा होगा भैया, -du अपॉन dr ये होता है। तो हम निकाल लेते हैं, तो यहां से इसको जब अपन माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, तो आपका +3m alpha अपॉन r की पावर 4 ये हो जाएगा। लेकिन r नोट लेंथ है तो यहाँ पे अपना r नोट बोल देंगे r की जगह, तो यार इतना फोर्स जो है यहाँ पे हमारा लग गया, अल्फा डिवाइडेड बाय r नोट की पावर 4 इज इक्वल टू, अपोजिट में कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे v नोट की जगह मान लो स्पीड जो यहाँ पे हमारी जो है स्पीड v हो जाती है, तो इसको v मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, mv² बाई r नोट, तो यहां से r नोट से एक r नोट कट गया, यहाँ पे 3 m भी यहां से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो gm बाई r नोट प्लस 3 अल्फा बाई r नोट क्यूब
इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहां तक का सीन क्लियर है सभी को। अब यहां से हम क्या करते हैं, जीएम बाय आर नोट को यहां से बाहर ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस 3 अल्फा, आर नोट यहां से चला गया तो ये बच गया यहाँ पे जीएम बाय आर नोट का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, वी स्क्वायर। अब देखो नया टाइम पीरियड की बात करें अपन, तो वो T1 टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो क्या होता है भैया, 2 पाई आर नोट, रेडियस में कोई चेंज नहीं है, अपॉन न्यू वेलोसिटी, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं अपन। तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर नोट स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख देते हैं, कितना है, जीएम बाय आर नोट 1 प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय जीएम अपॉन आर नोट का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। अब हमको जो निकालना है, इस बंदे ने बोला है कि हमको क्या निकालना है, यहां पर हमको निकालना है भैया, ये बोला है कि भैया अपने को टी नोड T1 स्क्वायर माइनस टी नोड स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटो, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी नोड स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, राइट। देखो जरा, इसमें इससे भी डिवाइड कर देंगे और इससे भी डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस टी नोड स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें यार, तो कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस टी नोड स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, तो इट इज 1 माइनस टी नोड स्क्वायर कितना आया आपका, टी नोड स्क्वायर जो है हमारा अगर हम बात करें तो टी नोड स्क्वायर पहले हमें पता है कितना था, 4 पाई स्क्वायर आर नोड क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम, और T1 स्क्वायर, और ये 1 माइनस में चल रहा है, ये आ गया आपका 4 पाई स्क्वायर। देखो ये आर नोड ऊपर चला जाएगा तो ये भी आर नोड का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय जीएम, 1 प्लस ये डिवाइडेड में जो भी है 1 प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय जीएम आर नोट का होल स्क्वायर। देखो भैया ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ये कहां चला जाएगा भैया, ऊपर चला जाएगा हमारा, समझ में आ गया ये इजीली। हमने बस यहाँ पे देखो, ये नीचे वी स्क्वायर में यहाँ पे था ना भैया, तो अपन ने जब इसके नीचे था तो इसके ऊपर अपन ने इसको भेज दिया, तो ये कहां जंप कर जाएगा, ये वी था, वी का स्क्वायर किया, और इसको अपन जब इसके नीचे वी स्क्वायर को यहाँ पे जब T1 को नीचे रखे तो ये कहां जाएगा, नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर और ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे, ऐसे हो जाती है हमारी, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो अब देखो बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया, अब यहां से ये कहां चला गया ऊपर, तो कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 3 अल्फा अपॉन जीएम आर नोड का होल स्क्वायर। यहां से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आ जाएगा माइनस 3 अल्फा अपॉन जीएम बाय आर नोट का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी 3 अल्फा अपॉन, ये समझ में आ गया ना सभी को, बस पुट कर देना यार, इस T1 की स्क्वायर की वैल्यू अपन ने नीचे रख दी, मतलब 1 बाई T1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी अपने को, तो बस 1 बाई इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है इसके साथ टी नोट के साथ, तो ये सब कैंसिल आउट होकर ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा हमारा इस तरह से। तो कितना आना चाहिए आपका 3 अल्फा जीएम बाय आर स्क्वायर का माइनस, वैसे माइनस का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं बनता है इसका, देख लेते हैं फिर भी अपन। तो इसमें कहीं पे है क्या ऐसा 3 अल्फा, यस, कौन सा वाला, ए वाला, तो इसका भी आंसर क्या होगा। तो अभी तक अपने 2 क्वेश्चन निकाले और दोनों के जो ऑप्शन थे वो थे ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बस एडिशनल फोर्स लगाया, जोड़ा और आंसर आ गया, और क्या है, कुछ नहीं, सिंपल था ये प्रॉब्लम भी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल में नहीं बोल सकते इसको। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3, वाओ, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक्सरे का, एक्सरे में आपने मोस्टलेस लॉ पढ़ा होगा, उसी पे बेस्ड लग रहा है, देखते हैं जरा। मेटल टाइप गैस एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 46 इज बॉम्बर्ड विद द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स, ओके। आप तो जानते हैं कि भैया ये अपन Z इक्वल टू 46 पे जब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इंसिडेंट की करते हैं अपन, तो यहाँ से एक्सरे मिलती है अपने को, और ये एक्सरे जब यहाँ से मिलती है हमें, तो इसमें भी 2 तरह की होती है, कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है बंदा, ये लाइक द रेशियो ऑफ आर ऑफ द वेवलेंथ के अल्फा एंड कट ऑफ वेवलेंथ। तो ये बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ के अल्फा अपॉन वही मैक्सिमम वाली, मतलब कट ऑफ वेवलेंथ, इसका जो रेशियो दे रखा है वो 2 दे रखा है। अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर हमने इसको चेंज कर दिया, इधर टारगेट को चेंज कर दिया, और अब हमने टारगेट को Z इक्वल टू क्या कर दिया 41, तो देखो मोस्टलेस लॉ पढ़ते हैं अपन कि जो रूट ऑफ 1 बाय रूट वेवलेंथ जो होता है इस प्रोपोर्शनल टू Z माइनस 1 होता है, ये पढ़ा होगा आपने, ये के अल्फा के बीटा जो भी है ये पढ़ा है अपन ने। तो यार जो लेमडा के लेंथ के अल्फा होता है ये क्या हो जाएगा यार 1 बाई Z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो रेशियो इसका 2 है, तो अभी नया रेशियो क्या है यही निकालना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो, और ये जो मैक्सिमम या कट ऑफ वेवलेंथ है ये कभी भी भैया टारगेट पर डिपेंड नहीं करती है,
किस पे डिपेंड करती है? जो हम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम लगाते हैं ये उस पे डिपेंड करती है। तो देख लेते हैं जरा, वैल्यूज पुट कर देंगे खाली, तो बाकी सब तो कोई चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे अपना मान लेते हैं इसको लेमडा डेस के अल्फा अपॉन लेमडा मैक्स मान लेते हैं भैया, अपॉन लेमडा के अल्फा अपॉन लेमडा मैक्स निकाल लेते हैं। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर डे से तो नीचे तो क्या आ जाएगा भैया Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे तो ऊपर क्या जाएगा Z1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं Z1 कितना दे रखा है इस बंदे ने 46, तो 46 माइनस 1 45 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, इट इज 41, तो ये 41 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको क्या 2 दे रखी है, तो यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं। तो इसको मैं आर डेस मान लेता हूँ, इसके रेशियो को, ये आर हो गया अपना, और ये 45 इंटू 45 अपॉन 40 इंटू 40। देख लेते हैं जरा कितना आ गया भैया, 5 8 जा 5 9 जा 5 8 जा 5 9 जा, ठीक है। और ये 2 को इधर ले आए अपन, तो कितना हो जाएगा आर डेस इक्वल टू 81 इंटू 2 अपॉन 64 और ये 32। तो 81 बाई 64 करीब ये हो जाएगा आपका आर डैश 2.82 64 से, तो ये बता 35 जा, तो 2.5 के समथिंग यहाँ पे आपका जो आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो देखते जरा कौन है पहला 2.53, बाकी सब तो दूर दूर तक कुछ नहीं मैच कर रहा है। तो क्या होना चाहिए इसका भी ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत आसान सवाल था, मोस्टलेस लॉ पे बिल्कुल बेसिक, कि आपको क्या करना है खाली बस मोस्टलेस लॉ अप्लाई करना है, डायरेक्ट यहां से आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, तो नेक्स्ट करते हैं अपन, तो ये तीसरा क्वेश्चन, और तीनों में अभी तक देखो जरा सब में तीनों में ए ऑप्शन है, बिल्कुल बेसिक सा था ये आसान में आसान की कैटेगरी में बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, a thyristor wire is into the circular roof with the two ends of the standing tangential। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा। कैसे इमेजिनेशन बताते हैं हम आपको कि इसमें क्या होता है, वायर को अपन ने ऐसे यहाँ पे टांग रखा है, ऐसे सर्कुलर लूप बना के उसको। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाई। अब इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स से मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट से क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से वो टॉर्क इसको क्या कर देगा, ऐसे घुमा देगा, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, अपन यहीं पे बना लेते हैं वैसे। तो यार पहले मान लो मैं यहां से अपनी आंख में यहां रखता हूं, देखो इसमें 3D इमेजिनेशन थोड़ा सोचना सीखिएगा। आईआईटी में एक्चुअली आईआईटी जो अगर हम बात करते हैं, आईआईटी एक फंडामेंटल पे बहुत गौर करती है, तो हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए चीजों को लेके, बिल्कुल, कि हमें पता होना चाहिए कि कहां पे कैसा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम आती है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये कि हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी भी जगह पे हमें अप्लाई करना आना चाहिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो अभी मैंने इस लूप को ऐसे रखा, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, एक एरिया मान लेते हैं ऐसे ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे ऐसे करें तो एरिया की ओर ऐसे लेके अपन ऐसे टर्न करते हैं, तो हम इधर तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, ऐसे बेंट हो जाएगा इस तरह से। तो मान लो कुछ टाइम के बाद ये ऐसा हो गया, और ये जो एंगल बनाया इसने, ये एंगल बना दिया थीटा। तो एक यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो गया यार। तो मैग्नेटिक मोमेंट ये बी कहाँ है भैया, ऊपर की ओर, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट है। अब देखो mg नीचे की ओर क्या लग रहा है इसमें, mg से कैसे घुमा रहा है भैया, एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो इसका टॉर्क है ये इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। और अगर दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो दोनों टॉर्क क्या क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। टॉर्क का फार्मूला बचपन से अपन पढ़ते आए हैं, मतलब बचपन से तो नहीं लेकिन इसमें जरूर पढ़ा होगा सभी ने, क्या होता है mb साइन थीटा। लेकिन यहां पे यार एंगल कितना है भैया, एम और बी के बीच में 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू, इसको एम को क्या एनआई लिखते हैं, लेकिन एन एक सिंगल लूप है तो 1 हो जाएगा, आई पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा इसका, और यहाँ पे बी की जगह इसने बी नोट देगा। साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा। तो ये टॉर्क घुमा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं mg का टॉर्क निकालूं, तो mg अगर ये r है, ये थीटा है, तो ये क्या r साइन थीटा होता है। तो यहां से mg का अगर मैं टॉर्क निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क mg इंटू आर साइन थीटा। बस दोनों टॉर्क को हम बराबर रख लेते हैं, देखते हैं जरा क्या आंसर आता है हमारा। तो हमारा आया भैया यहां से mg r साइन थीटा इज इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर बी नॉट कॉस थीटा। एक आर से एक आर यहां से चला गया, कोस को इधर ले आते हैं, तो साइन बाई कोस कितना हो जाता है, टेन थीटा।
तो आई पाई आर बी नॉट डिवाइडेड बाई एम जी, ऐसा कहीं पे अगर ऑप्शन है तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, कहीं पे कौन सा वाला दिख रहा है? यस, फर्स्ट ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन जो यहाँ पे होगा। तो देखो कितना आसान सवाल था ये भी, और इसका भी ऑप्शन। तो ये चौथा प्रॉब्लम है कंटिन्यू जिसके ऑप्शन क्या आ रहा है, ए आ गए हमारे। ठीक है, बहुत सिंपल था ये भी, लेकिन हमें इस वाले क्वेश्चन को अपन एक मॉडरेट या थोड़ी टफ की कैटेगरी में बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन लगेगा। एक क्या कर रहा है, घुमा रहा है एमजी, एक एमजी टॉर्क लगा रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो हम दोनों को बस बैलेंस करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। वाओ, डाइपोल। तो यहां से मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम्स की स्टार्टिंग हो जाती है। देखते जरा क्या बोलता है। तो बंदा बोल रहा है यहाँ पे कि स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैग्नेटिक मोमेंट आई है, और इसे हमने यहाँ पे रख रखा है। ठीक है, डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्फेरिकल शेल ऑफ द रेडियस आर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, डिस्ट्रीब्यूटेड द स्फेरिकल शेल ऑफ द इनिशियली ओरिएंटेड द स्मॉल थीटा एंगल। ठीक है, इसमें अपन ने यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, आ गया। देखो यार समझना, इस पे अपन ने एक चार्ज दे रखा है ये, है ना, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और इसमें अगर मैं 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा चार्ज आ जाएगा। आता है सभी को ये? अब देखो यार, ये जो इस स्फीयर की वजह से ऊपर की ओर क्या क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और इस डायरेक्शन में जो है वो पी नोड लग रहा है, तो इनके बीच में थीटा एंगल है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये ई क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। कितना होता है, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। तो इस तरह से, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन पढ़ के अपने को पता चलेगा क्या चीज है। पहले तो ये भी निकाल लेते, टॉर्क वगैरह आपने पढ़ा होगा, एक लिमिट का कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, सारे बच्चे पढ़ते हैं कि थीटा टेंस टू 0 होता है, तो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम थीटा और साइन थीटा को 1 मतलब इक्वल लिया हुआ, तब जाके बनाया। तो अगर एंगल बहुत छोटा होता है ना, उस केस में हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। चलिए, तो टॉर्क का क्या पढ़ा है बच्चों ने हमारा, इट इज पीई साइन थीटा, और देखो थीटा ही एंगल है इनके बीच में, तो अपने पी साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन भैया, साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा, और यहाँ पे टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एल्फा। पढ़ा है सबने, एस एच एम में सभी ने पढ़ा होगा, आई इंटू एल्फा। एल्फा को क्या लिख सकते हैं भैया, ओमेगा स्क्वायर थीटा। नेगेटिव होता है वैसे ये तो हम लोग यहाँ से, मैंने नेगेटिव नेगेटिव पे ज्यादा गौर नहीं किया, मैंने दोनों साइड इधर से, मैंने नेगेटिव, वैसे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आ गई अपनी, इट इज पीई डिवाइडेड बाई आई। अच्छा, ई की जगह भी रख देते हैं अपन वैल्यू। क्या होता है ई की जगह, पी अपॉन ई क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू कितना, सिग्मा इंटू चार्ज की जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे नीचे है आई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो अब देख लेते हैं क्या आता है। तो पी सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोड आई आर स्क्वायर। तो ये हमने जो है यहाँ पे ओमेगा निकाल के रख ली, इसको बहुत सिंपल है ये, देख लेते हैं। पहले बोला डाइपोल विल अंडरगो द स्मॉल ऑसिलेशन फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। अच्छा, कैसे भाई, अगर आर की बात करें, अगर इसके अंदर बात करें कि यहाँ पे आर जो अगर हमारा लेस देन आर हो, मतलब यहाँ पे अंदर की ओर कोई पॉइंट है, तो अंदर तो फील्ड क्या होती है, 0। अब जब फील्ड 0 तो फोर्स 0, और फोर्स ही 0 तो ऑसिलेट क्यों करेगा वो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला वाला तो क्या हो गया, गलत। अगर उसके बाहर अब देखो अगला क्या बोला, डाइपोल विल अंडरगो द स्मॉल ऑसिलेशन इफ द फाइनल वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन आर। हाँ, तो ये करेक्ट है भैया, तो इसका बी तो हमारा हो गया है सही। आगे देखते हैं, डाइपोल विल अंडरगो द ऑसिलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी लाइक दैट जब आर इक्वल टू आर। अब यहाँ पे टू आर रखेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ओमेगा, जब टू आर की बात करें यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका पी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोड आई। आर स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे टू आर का कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो पी सिग्मा अपन एप्सिलॉन नोड आई 4 आना चाहिए, नहीं ऊपर है 2, तो ये गलत। तो इसका सी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। डाइपोल विल अंडरगो द ऑसिलेशन विद द फ्रीक्वेंसी दैट 10 आर। अगर पे 10 आर रखेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ओमेगा ए 10 आर पे देखें हम, तो ये आ जाएगा हमारा पी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोड आई। 10 आर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 आर स्क्वायर। देखो जरा मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है ना, पी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड आई इंटू 100, बिल्कुल ये मैच कर रहा है। तो मतलब इसका जो डी ऑप्शन है वो भी सही है। तो इसका इसके ऑप्शन होने चाहिए बी एंड डी। क्या क्या ऑप्शन आएगा इसके, बी डी। ओके, आसान था ये भी, मतलब बहुत दिमाग लगाने वाला नहीं था,
अगर हमें हमें थोड़ा सा भी टॉर्क एसएचएम में एक रिलेशन पता हो तो हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, टेनिस बॉल, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्लोली पुश डाउन। अरे यार, इसमें 9th क्लास का फिजिक्स लग रहा है इसमें, ठीक है। 9th क्लास का फिजिक्स लग रहा है इसमें, ये सभी ने, और ये क्वेश्चन याद करें, ये मैंने क्लास में कराया है, ठीक है। और मेरे बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो तो उन्हें पता है ये क्लास का ही प्रॉब्लम। मैंने बोला था, एक प्लास्टिक बॉल लेते हैं अपन, उसे डुबो देते हैं और छोड़ देते हैं, तो ऐसे डुबुक करके ऊपर आ जाती है, और वो जैसे ही मान लो अगर हम सरफेस टेंशन, तो वो थोड़ा सा ऊपर हाइट ऊपर उछलती है और फिर वापस नीचे बैठ जाती है। तो अब क्या करें अपन लोग, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। हम देख लेते हैं मास और रेडियस, जो भी चीजें, पहले हम यहाँ पे ये गौर से, तो रेडियस दे रखा है इसमें, रेडियस 3/2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, राइट। और यहाँ पे मास दे रखा है 22/7, 22/7 इंटू 10⁻³ kg। और क्या दे रखा है, स्लोली पुश स्विमिंग पूल, और डेप्थ दे रखा है 0.7 मीटर। ओके, डेप्थ दे रखा है 0.7 मीटर। जो जो भी गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं यार, ठीक है। और क्या दे रखा है, सरफेस रिलीज, और भी दे रखी है चीजें। जी की वैल्यू 10 रखी, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है तो सब जानते हैं, और एक ईटा भी दे रखा है, ईटा दे रखा है 10⁻³ भैया देखो, विस्कोसिटी यहाँ पे बहुत कम है, और विस्कोसिटी यहाँ पे कम है तो विस्कस फोर्स यहाँ पे ना के बराबर इफेक्ट करेगा। एक चीज यहाँ पे गौर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा प्रश्न, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है ये, 9th क्लास की फिजिक्स लग रही है यहाँ पे। बस एक बॉल यहाँ पे रखी है, अपन ने इसको पुश किया कितने, 0.7 मीटर तक, और यहाँ छोड़ा। आप देखो ऊपर की ओर तो क्या लगेगा, बायोन्सिक फोर्स, और नीचे की ओर क्या लगेगा भैया, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे क्या है समझिएगा, यहाँ पे ये कि भैया जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी अगर ऊपर उठने की बात कर रहे हैं तो कि यहाँ पे ऊपर डुब करके निकलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो बायोन्सिक फोर्स ज्यादा होगा तभी तो ऊपर गया। तो अपन यहाँ पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे बेटो, नेट फोर्स क्या कैसे निकालेंगे, सबको पता है ऊपर बायोन्सिक फोर्स लग रहा है, तो एफ बायोन्सिक माइनस एफ ग्रेविटी। अच्छा, बायोन्सिक फोर्स को कैसे निकालते हैं, mg डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मैटर, या जो भी बॉल है, बॉल मान ली तो यहाँ पे बी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद होगा सभी को ये। अरे यार, बायोन्सिक फोर्स क्या होता है, रो लिक्विड वीजी, रो बॉल से मल्टीप्लाई कर दिया, रो बॉल से डिवाइड कर दिया, तो रो बॉल इंटू वी को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, मास मान लिया mg, माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया mg, तो यहां से ये mg रो l अपॉन रो b माइनस 1, ये आ गया आपका एफ नेट। बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन। भी ऑप्शन वगैरह देखते हैं, सारी चीजें निकालेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, द वर्क डन टू पुश द बॉल अब डेप्थ इन द डी इक्वल टू। अब देखो इतना वर्क किया तो इस ऐसे पहले इस फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, निकाल लेते हैं। एफ नेट, बॉल का मास कितना दे रखा पहले लिख रखा है अपन ने, 22/7, 22/7 इंटू 10⁻⁻³ जी की वैल्यू 10, रो लिक्विड भी दे रखा है क्या इधर, यस। डेंसिटी ऑफ वाटर तो ये है, और डेंसिटी ऑफ बॉल कितना है भैया, डेंसिटी ऑफ बॉल दे नहीं रखी तो अपन निकाल लेंगे क्या है उसमें, रेडियस और ये दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ बॉल भी निकाल लेते हैं। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास कितना दे रखा है 22/7 गुणित 10⁻³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 4/3। अब पाई को भी 22/7 लिख सकते हैं। देखो जरा यहाँ पे आईआईटी में इसी तरह से चीजें दे रखी होती है ताकि आप इजीली यहाँ पे कैंसिल आउट हो सके। आर क्यूब, आर कितना है भैया 3/2, इसका और क्यूब करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब इज -6, 22/7 से 4 1 जा 4 2 जा 9, तो ये 2/9 इंटू 10⁻3। देखो यार डेंसिटी आई इसकी 2000 में 9 आई है, तो इसका मतलब ये 1000 से तो छोटी है, इसीलिए। तो अब देखते हैं भैया, लिक्विड का तो क्या है 1000 वाटर है, और ये 2000/9 ऊपर चला गया -1, तो यार यहाँ पे कितना आ गया 22/7 गुणित 10⁻⁻2 1000 9/2 इज 7/2, 7 से 7 कैंसिल 2 1 1, एफ नेट। तो यहां से एफ नेट कितना आ गया आपका, एफ नेट आ गया आपका 0.11 है ना, 11 इंटू 10 तो 0.11 आ गया। अब देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल रह गया, अभी समझ में यहां तक समझ में आ रहा होगा हमारे बच्चों को, यहां तक का मैं क्लियर बेटे।
अब देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे ये सभी को पता है, फोर्स इनटू, तो वर्क डन देखते हैं जरा। तो वर्क डन कितना है भैया, यहाँ पे वर्क डन इसने बोला ये, तो अपना वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू डी, एफ 0.11 इंटू 0.7 डिस्प्लेसमेंट, तो 0.077। बिल्कुल पहला करेक्ट है, ठीक, आसान है। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स वाटर द स्पीड इज v। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, समझ में समझना यहाँ पे यार, ये जैसे ये ऊपर जा रहा है नेट फोर्स की वजह से, तो यही जो वर्क डन जो है वही किसमें, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी u है, ये कुछ हाइट से जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ की हाइट भी निकाल लेंगे अपन। तो देखो कितना, अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारा वर्क डन है वही के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो वर्क डन निकाल लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ ही गया वैसे, तो कितना आ गया था वो 0.077 इंटू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में हाफ इंटू, या फिर डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं अपन। देखो जरा, इतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा हमारा कैलकुलेशन का स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए चीजें। क्या है था फोर्स अपना, देखो जरा, mg रो लिक्विड बाय रो बॉल माइनस 1 m d फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बोली जा रही तो m से m क्या हो गया, कैंसिल। देखो और भी आसान हो गया यहाँ पे वेलोसिटी निकालना, तो देख लेते जरा कितना आ गया, g की वैल्यू 10, ये कितना आया था अपना, अभी निकाला अपन ने वहां पे 7/2, यस 7/2 इंटू जी कितना है 0.7 इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 0.7 7 7 49 इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। देखो जरा, ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं 7 मीटर पर सेकेंड है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखो फोर्स भी, सॉरी अपना वर्क डन भी आ गया, और यहाँ पे वेलोसिटी आ गई आपकी 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा हाइट, हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट निकालने का सिंपल सा फंडा है, ये सारे बच्चे करते हैं यहाँ पे हाइट निकालने के लिए, कैसे, यू स्क्वायर बाई 2g, अरे वो यार फाइनल वेलोसिटी 0, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यहां से h इक्वल टू निकाल लेते हैं 7 7 49/20, तो यहाँ पे 4.9 2.45 मीटर। देखते जरा 2.45 मीटर है क्या ना, तो ये गलत है, तो इसके ए और बी तो सही है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द, यहाँ पे थोड़ा सा वैसे एक्चुअली क्या था, विस्कोसिटी बहुत कम दे रखा, तो विस्कस फोर्स ना के बराबर ही होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि अपना नेट फोर्स और विस्कस फोर्स का अपना जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका रेशियो निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो तो अपने को निकालना है एफ नेट अपॉन एफ विस्कस। देखो तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आया था अपना, mg रो लिक्विड अपॉन रो बॉल माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना होता है 6 पाई आर ईटा वी, याद है सभी को, बस निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी बंदे ने, m की वैल्यू ये दे रखी 22/7 इंटू 10⁻³ 22.7 बाई 7 10⁻³ इंटू 10, इसकी वैल्यू याद ही है आपको 7/2 आई थी, ये 6 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देख लेते हैं 3/2 इंटू 10⁻², 3/2 इंटू 10⁻², ईटा की वैल्यू 10⁻³ अभी बताया था मैंने, और वेलोसिटी कितनी 7, ठीक है, क्योंकि विस्कस फोर्स ज्यादा इसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो 22/7 से 22/7 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, 7 से 7 भी चला गया, ठीक है, 10⁻³ से 10⁻³ भी चले गए, तो ऊपर बचा खाली 10, नीचे बचा देखो जरा क्या क्या बचा नीचे 9, और यहाँ पे 10/2, अच्छा ये 5 बचा, ऊपर बचा 5, ठीक, तो ऊपर बचा 5, नीचे बचा ये, और 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया 10⁻+2, तो आपका आंसर 500/9। तो जिसने भी ये किया ना इसको, आईआईटी को एक्चुअली इसको सही पूरे नंबर देने चाहिए, चाहे ए और बी किया या एबीडी, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी इसीलिए जाना जाता है कि बेसिक चीजों के लिए, मतलब एक छोटे छोटे पॉइंट्स को मानने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, और ये एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू मैक्सिमम विस्कस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इन्होंने विस्कस फोर्स मतलब विस्कोसिटी ना के बराबर दे रखी है, क्लियर है, तो वैसे कोई अफेक्ट नहीं करेगी, उसकी वैल्यू आप निकाल लेना, 6 पाई आर ईटा की वैल्यू है, जैसे अभी 0 पॉइंट क्या आया था 0.11 आया था, तो वो 0.11, तो इसका करीब आना चाहिए 0.002 या कुछ ऐसा आएगा, तो इसके कंपेरेटिवली इसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। खैर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो इसका ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसके क्या क्या ऑप्शन सही है अपने, ए बी डी, ठीक है, आसान है, बढ़ते हैं आगे की ओर।
अगला प्रॉब्लम पॉजिटिव आयंस। ओके ओके, साइक्लोट्रॉन प्रॉब्लम। लग तो ऐसे ही रहा है, देखते हैं। नेगेटिव सिंगली आयनाइज्ड एटम ऑफ द मास नंबर am एक्सेलरेटेड बाय द, ये तो यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, ट्रेजेक्टरी है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो देखो, यहां से कोई अगर अपना कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे या कोई भी आयंस घुसा, तो यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में वो एक सर्कुलर ऑर्बिट करता है। ये भी आर लेंथ है और ये भी आर लेंथ है, तो वो 2r चलेगा। देख लेते हैं जरा। तो अब यहाँ पे हमारे बच्चों को सभी को पता होगा कि r इक्वल टू होता है mv बाई क्यूबी, पढ़ा है सभी ने। और इसको चाहे तो आप 1/b रूट ओवर 2m, v की जगह अपन क्या लिखते हैं, क्यूवी डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2qv डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे अपना ये q से q कैंसिल, तो इसको अपन यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्ट लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं, इट इज 2mv पोटेंशियल डिवाइडेड बाई, ऐसा पढ़ा था अपन लोगों ने। ठीक है, तो अब देखो यार, ये जो एक्स नोट वगैरह जो मिनिमम लेंगे तब की बात होगी, तो आसान है, बहुत आसान। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अगर अपने को निकालना है द वैल्यू ऑफ एक्स, जब H प्लस आयन हो तो क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, निकाल लेते हैं। तो 1/b की वैल्यू दे रखी है क्या भैया, इसने दे रखी है 0.1। ओके, बहुत इजी कैलकुलेशन है ये। 2 इंटू मास कितना आता है भैया, मास भी दे रखा होगा इसने प्रोटॉन का। H प्लस आयन में क्या होता है भैया, वही तो होता है, प्रोटॉन ही। तो ये 5/3 इंटू 10 टू दी पावर -27 इंटू 192 होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। देखो जरा, अभी कितना आसान हो गया, 5 टू जा 10, ठीक है, समझ ना, 5 टू जा 10, 10 टू बट -26 प्लस -19 ऊपर गया तो प्लस 19, तो 10 टू पावर -7 बचा क्या, कितना बचा, -7 की -8, -7 राइट। देखो 19 ऊपर गया या प्लस, तो यार ये हो जाएगा -7 प्लस 10 ही, तो अपना यहाँ पे बचेगा 3 से कट रहा है क्या, ये 3 बन जा 64। एक और पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे 0 40। ठीक है, तो यार यहां से ये कितना आ जाएगा 0.1, तो ये 10 इंटू, अब ये जो है यहाँ पे हमारा 40, तो कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गए 64 4, तो यहाँ पे 3 1 से भी कट गया, तो ये आ गया अपना 10 टू दी पावर -27 -26 प्लस 19, कितना हो गया भैया, -7 इंटू दी पावर -7, यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 40। ठीक है, और यहां से 10 टू पावर, ये 10 बाहर है, 1/10 टू पावर -7, तो ये 10 -6, तो 10 टू दी पावर -3 बाहर आ जाएगा, 10 और मिलकर 10 टू पावर -2 इंटू 4 को बाहर लेंगे 2, तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आ गया रेडियस, पटाख निकाल लिया रेडियस। अरे बस कैलकुलेशन है बेसिक सा। अब देखो 2 सेंटीमीटर आ गया, तो यार ये यहां से आता है एक्स की जो वैल्यू है ये कितनी है, 2r के बराबर है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स आ जाएगा, पहले में x इक्वल टू 2r, तो 2 इंटू 2, r की वैल्यू 2 आई, तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, है ना भैया, 10⁻2 सेंटीमीटर। तो देखते जरा पहला क्या, 4 सेंटीमीटर करेक्ट है। दूसरा वैल्यू ऑफ एन आयन, अब देखो 144 दे रखा है तो 48 देख लेते हैं। अब देखो अगर मैं अंदर यहां पर जो ये फार्मूला है इसमें जो भी है वी नोट जो यहाँ पे अपन रखते हैं क्यों, तो अंदर क्या है, यहाँ पे 144 एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा मुझे। 144 को बाहर अगर अपन लेके आए, क्यों रखना पड़ेगा भैया, क्योंकि एटॉमिक मास, अरे एम की वैल्यू जो है यार, एम है ना यहाँ पे, एम की वैल्यू कितनी होगी 144 टाइम्स हो जाएगी। अगर 144 एटॉमिक मास दे रखा है तो 144 को बाहर ले आएंगे तो क्या हो गया, तो यार ये 144 का रूट कितना होता है 12, तो पहले 4 सेंटीमीटर आ रहा था, तो अब 12 इंटू 4 कितना 48 सेंटीमीटर आएगा। देखो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, आसान है। अरे एम की जगह अपन ने रख दिया भैया यहाँ पे 44 एम, बाकी 144 एम, बाकी सब तो वैसा का वैसे ही होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 48 आ रहा है क्या इसका, बिल्कुल सही है। तो अभी तक हमारा ए भी सही है और बी भी सही है। सी देखते हैं, द डिटेक्टिंग 1 to 196 मिनिमम देख लेते हैं। तो 1 पे तो क्या आया अपना, 1 पे एक्स नोट जो भी आया अपना, ये तो आया अपना यहाँ पे कितना 4 सेंटीमीटर। 199 पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 196 का अंडर रूट कितना होता है 196 टाइम एम हो गया मास, तो 196 का अंडर रूट कितना हो गया अपना, ये होता है अपना कितना, बताओ बताओ 14, यस, तो 14 यहाँ पे, तो 14 इंटू 4 ये कितना हो गया 56 सेंटीमीटर। तो यार यहाँ पे x माइनस एक्स नोट पूछा है, तो 56 माइनस 4 x1 माइनस x1 मतलब 196 पे और 1 पे, तो यार यहाँ पे आना चाहिए 52 सेंटीमीटर, है क्या, नहीं 55 है, तो ये गलत है।
अगला बोल रहा है मिनिमम ड्रॉ ऑफ द डब्ल्यू इज द लाइक, जो इसकी विद पूछा है कि ये इतना लेग, तो अच्छा इतना कितना है अपना 56 सेंटीमीटर। जब 14 रखा अपन ने 196 रखा तो 14 हो गया, 14 का 56। अब देखो 56 सेंटीमीटर होता है, अब इसने दे तो रखा 56 सेंटीमीटर लेकिन ये 56 सेंटीमीटर होता क्या है, ये होता है 2r। क्या होता है 2r, लेकिन यहां पर ये जब यहां से ऐसे बाहर निकल जाए तो इसका मतलब ये जो होती है ये r के बराबर होनी चाहिए, लेकिन 2r बराबर 56 है तो यहाँ पे ये 56 नहीं आना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए आंसर 28 सेंटीमीटर इसकी विद रही, तो फिर ये बाहर तब जाएगा। आई बात समझ में? तो एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे, तो इसका ये भी यार गलत हो गया हमारा, तो इसके दो तो गलत हो गए और दो सही, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए एंड बी। आसान है। तो यहाँ पे देखो बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा था, खाली मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो साइक्लोट्रॉन में इन जनरल सभी पढ़ाते हैं ये वही लगाया, वहां से आपका जो आंसर यहां से अपन निकाल लाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, डायमेंशन कौन आर मेजर्ड यूजिंग, ओके यार ये तो बड़ा ही बेसिक सवाल है। मे 2 mm डायमीटर ऑफ द बेस हाइट, ठीक है, देखो सबका 2 mm दे रखा है, तो यहाँ पे जनरल बात करें अपन तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर, आर स्क्वायर एच, तो आर की जगह क्या लिख देते हैं अपन d/2 का स्क्वायर इंटू एच, ऐसा लिख देते हैं वॉल्यूम। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब देखो अगर मैं मुझे वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ये क्लास में कराते हैं अपन, बहुत बार कराया है प्रॉब्लम। अब देखो बाकी सब तो कॉन्स्टेंट डी का स्क्वायर, तो पावर इंटू परसेंटेज चेंज इन डी प्लस इसकी एच की पावर क्या है 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन एच। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन वी निकालना है अपने को, तो 2। अच्छा परसेंटेज चेंज इन क्या लिखते हैं डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 प्लस 1 इंटू इसे क्या बोलेंगे डेल्टा एच बाई एच इंटू 100। निकाल लेते हैं यार, बेसिक फार्मूला ये लगाया है। डेल्टा डी कितना 2 mm, 2 mm को अगर मैं सेंटीमीटर में यहाँ पे मुझे दे रखा है, मुझे यहाँ भी सेंटीमीटर में कर लेता हूँ। 2 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं 0.2, ठीक है, तो 0.2 लिख लो। 0.2 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 0.2 है, ये भी इसकी भी डायमेंशन 20 है, सारी डायमेंशन 20 दे रखी है भैया 100, तो कितना हो जाएगा भैया देख लो जरा, 2 से 2 10 10, तो ये कितना हो गया, एक तो 2 हो गया और यहां से 0 0 2 to 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 बोले तो 3%, तो कितना आंसर आएगा इसका 3%। आसान था, ये इजी वाली कैटेगरी वाला सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते, कुछ नहीं करना है, क्लास वाले सवाल है, बहुत सारे कराते हैं अपन लोग यूनिट एंड डायमेंशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओके 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 ओके, a ball is shown a ball is thrown from 0,0 horizontal playground with the initial speed v naught theta naught, ठीक है, पॉजिटिव। ball is hit by a stone which is thrown at the some angle 180 minus theta 1, तो ठीक है, यहाँ पे इसका अपन एक काम करते हैं, पहले ये बना लेते हैं, इसको एक को फेंका इधर से, इसे अपन थीटा नोट बोल रहे, और दूसरा को L,0 मतलब ये अगर इसको मैं 0 मानू, इसको L,0 0,0 मानू, और यहाँ पे 180 माइनस, तो देखो ये वाला जो हो गया ये तो कितना हो गया 180 माइनस थीटा 1, तो ये वाला एंगल थीटा 1, और ये कहीं ना कहीं जाके जो भी है टकराते हैं एनीथिंग। देखो कितना, अब ये सवाल जो है लगने में तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी पे ध्यान दिया तो वहां से आसान हो जाता है। देखो एक्स थ्रोन इन द 180 फ्रॉम द एक्स डायरेक्शन सुटेबल स्पीड v नोड है, और द स्टोन हिट्स द बॉल आफ्टर t1 टाइम, और जब 60-30 ले लेते हैं तो हिट्स द बॉल एज द t2 टाइम इन सच ए वे t1 बाई t2 का होल स्क्वायर निकालना है अपने को। क्या निकालना है भैया यहाँ पे t1 बाई t2 का होल स्क्वायर। दोनों बॉल हवा में भिड़ रही है ऐसे करके, बूम, और याद रखें अगर हवा में है तो दोनों की रिलेटिव ग्रेविटी क्या हो जाएगी 0। अरे भैया सब में जी नीचे लगेगा, तो यहाँ पे डेल्टा जी रिलेटिव ग्रेविटी क्या हो गई 0। तो इस केस में हम रिलेटिवली अगर करें इसको तो हम ये मान सकते हैं क्या कि भैया ग्रेविटी 0 कर दिया, तो दोनों ये देखो ये सीधे ऐसे चले जाएगा और सीधे ऐसे मिल जाएगा, तो ये कहीं पे इस पॉइंट पे जाके मान लो टकराते हैं। तो अब देखो अलग अलग तरीके से, अब यहाँ पे वैल्यूज भी दे रखी है अपने को थीटा की, अब निकाल लेते हैं। तो ये वाली पहले मान लो ये x डिस्टेंस है, यहाँ पे टकराते हैं, ये वाला l है। अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा है समझना, 45 एंड 45, थीटा नोड एंड थीटा 1 कितने 45, ये किससे v नोड से चल रहा है।
अब देखो, तो यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं होगी अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा। अरे रिलेटिवली तो कर सकते हैं, दोनों हवा में टकराते हैं तो दोनों का रिलेटिव ग्रेविटी क्या हो गया, 0। तो यहां पर 45 लेते हैं पहले तो 45 लेते हैं। तो अब देखो यार, ये एल है, ये कितना 90 एल, और तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भैया, इसे x1 मान लेते हैं अपन। तो x1 इक्वल टू ये थीटा 45 है, तो ये एल साइन 45 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एल साइन 45 बोले तो कितना, l/√2। ठीक है, तो टाइम मान लेते हैं t1 क्या हो गया, l/√2 अपॉन v0। अरे मैंने रिलेटिवली अपन ने ग्रेविटी खत्म कर दी यार, आसान है। दूसरा क्या है भैया, 60 एंड 30, ये वाला अब क्या कर दिया अपन ने 60, और ये क्या कर दिया भैया 30। अच्छा ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे अपन नेक्स्ट वो x2 मान लेते हैं, तो x2 कितना हो जाएगा, ये l है, तो ये l साइन 30, l साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो l/2 इंटू दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। अरे अपन ने ग्रेविटी खत्म ही कर दी, क्योंकि रिलेटिव ग्रेविटी दोनों हवा में भिड़ते हैं, तो रिलेटिव ग्रेविटी दोनों की क्या होगी, 0। तो v0 से v0, l से l, तो ये √2 ये 2 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका √2। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे t1/t2 ये √2, तो t1/t2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 2। अब ये बड़ा ही देखो, पढ़ने में कुछ बच्चे से कंफ्यूज होगा कि भैया आप पहले ये ग्रेविटी निकालो। वैसे इसको दूसरा तरीका भी सोल्व करने का, कि एक मैं बताया था ना आपको u1 sin θ1 इक्वल टू u2 sin θ2, और u1 कितना था l अपॉन जो टाइम लगता था u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ1, तो सॉरी cos θ2, बट वहां से डायरेक्ट अपन यहां से निकाल सकते हैं। तो वैसे यहां से अब निकाल सकते हैं इजीली, आसान है। तो यहां से भी क्या आ गया आपका आंसर 2। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप अगर इस टाइप की प्रॉब्लम करना चाहें तो आप कर सकते हो, बस आपको क्या कंडीशन याद रखना है कि आप अगर इससे टकराने वाले प्रॉब्लम तो आप इसे रिलेटिव ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं। रिलेटिव ग्रेविटी 0, दोनों ग्रेविटी नीचे लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए चार्ज, माय गॉड क्लास का सवाल है। तो cylindrical two edges of the subtend of the half angle theta P shown in the figure, theta 30 degree, electric flux through the curved surface of the cylinder is phi, theta 60 degree। ठीक है, निकालना। देन कितना है ये, तो पहले देखो जरा, पहले थीटा क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री लिया तो कितना फाई है, और जब 60 डिग्री यहाँ पे थीटा लिया तो फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे φ/√n है, तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। देखो कर्व सर्फेस, सबसे पहली बात हमने, अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, समझना मेरी बात, एक 0.4 से अगर यूनिट सॉलिड एंगल से निकालते तो ये निकालते हैं, एक अगर डिस्क वगैरह का निकालते हैं तो 2 पाई 1 माइनस cos थीटा पढ़ा होगा सभी ने, 2 पाई से 2, तो फाई इक्वल टू q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। ये एक सिंगल डिस्क की बात कर रहा हूं मैं इसके लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे अगर मैंने मान लो थीटा पहले 30 डिग्री लिया, इधर से भी निकलेगा इधर से, तो अपन अगर मुझे सिर्फ कर्व्ड सरफेस का निकालना है तो क्या मैं ये दोनों जो यहाँ पे प्लेन सरफेस बन रहे भैया, एक यहां भी बनेगा, ये इन दोनों प्लेन सरफेस का अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मुझे कर्व्ड सरफेस का जाएगा, तो डायरेक्ट हम पहले बारे में क्या निकाल लेते हैं फाई। ओके, देखो बिना कोई मेहनत के फाई मान लेते हैं। ओके, टोटल फ्लक्स कितना होता है q/ε0 माइनस, उसमें से दो ये प्लेन सरफेस का निकाल लेते हैं, तो 2q/2 एप्सिलॉन 1 माइनस कितना है cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो q/ε0 माइनस q/ε0 माइनस माइनस प्लस √3/2 q/ε0, ये तो आपस में कैंसिल आउट। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, पहले तो √3/2 q/ε0 आ गया। अब क्या करें, इसकी जगह 60 डिग्री रख देते हैं, सेम टू सेम कर्व्ड सरफेस से कितना निकला, दोनों प्लेन सरफेस वाले माइनस कर दिए भैया, तो जो कर्व्ड सरफेस वाला फ्लक्स आ जाएगा, फाई डेस मान लेते हैं भैया, कितना हो जाएगा q/ε0 माइनस q/ε0, वही 2 से 2 तो क्या हो जाएगा यार कैंसिल आउट, 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहां से q/ε मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा q/2 एप्सिलॉन 0, ये फाई डेस, तो फाई डेस बाई फाई अगर मैं करूं तो q/2 एप्सिलॉन 0 अपॉन √3/q एप्सिलॉन 0, तो ये तो आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट, तो इसको इधर ले आए तो यहां से जो फाई डेस आ जाएगा वो आ जाएगा 5/√3, और √3 है तो √3, तो यहाँ पे इसको 5/√n के बराबर रखेंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3,
कितना आंसर आ जाएगा इसका भी? आसान है, ये क्लास वाला प्रॉब्लम है, कराया है तुम लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ 11। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म P1 P2 kept on the sides of the parallel to each other. In vacuum shown in the figure, the light ray enters the P1 theta such that undergoes the P1 respectively। अच्छा, इसने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन किस में दे रखी है? P2 में दे रखी है। ठीक है, निकाल लेते हैं क्या है, सब आसान होता है दुनिया में अगर करना चाहे तो। चलो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, तो ये वाला मान लेते हैं R1। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला इनसे तो ये क्या हो गया आपका, ये R2 मान लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री। अब यहाँ से बाहर से E से निकला, E से गया A से जाके, और यहाँ भी ये भी क्या हो जाएगा, E हो जाएगा जिससे एंटर होता है। और ये R देखो, अब ये दे रखा है 60 डिग्री, तो आप जानते हो कि R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है अपना, A होता है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम डेविएशन कंडीशन है R1 इक्वल टू R2 होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। अरे हाँ ना बाबा, 60 R1 आधा आधा हो जाता है, तो ये 60 तो ये आधा 30। तो यहाँ से इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसने शायद √3s, और इसका दे रखा है रूट के अंदर 3/2। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं इस पॉइंट पे। तो √3 साइन कितना है, 30 डिग्री। यहाँ से E की वैल्यू निकल जाएगी अपनी, इज इक्वल टू, बाहर तो क्या हवा है, हवा के लिए क्या होता है 1 होता है, तो 1 साइन E। साइन 30 डिग्री कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से ये √3/2 इक्वल टू साइन E। तो यहाँ से E कितना आ गया यार अपना 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अभी 60 से इधर से अपन ने बस रिवर्स कर दिया इसको, और कुछ नहीं। तो अब यहाँ से 60 डिग्री से, तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो अपन क्या हो गया, 1 साइन 60 इज इक्वल टू रूट के अंदर 3/2। ठीक है, और ये आ गया आपका साइन ये R2। ठीक है, तो साइन 60 वाली √3/2, √3/2 से √3 क्या हो जाएगा, √3/2, और यहाँ पे जो √3/2, तो यहाँ से इसको अपन इधर लिख लेते हैं यार। देखो ये अपन उठा के ले आते हैं इसको इधर, कम ऑन इधर आ जाओ भैया। यस, यहाँ पे देखो जरा, तो कितना आ गया यार, रूट के अंदर 3/2 साइन कितना है अपना ये साइन R2 इज इक्वल टू, उधर आया आपका √3/2, √3 से √2 को ऊपर गया, तो यहाँ पे 1/√2, तो साइन R2 इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। अब यार ये जो एंगल है ये आया आपका 45 डिग्री, तो ये 60 है, तो ये क्या 15 डिग्री बचा। तो ये तो पढ़ा अपने R1 प्लस R2 इक्वल टू है, तो R1 प्लस 45 इक्वल टू 60, तो R1 इक्वल टू क्या बचा 15। अब यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ लगा दो, क्या हो गया, बाहर से यहाँ पे 1 साइन थीटा इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 साइन कितना 15 डिग्री बचा भैया। ये देखो टोटल R1 प्लस R2 60 होता है, ये 45 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना है 15 को चाहे क्या लिख सकते हैं π/12 लिख सकते हैं क्या, π/12 है ना, 5/6 30 होता है, तो π/12 इसको इधर ले गए, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आ गया भैया आपका, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट के अंदर 3/2 साइन π/12, ऐसा कुछ आया अपना, देखते हैं जरा। तो ये बोल रहा है साइन इनवर्स, ये भी सही है π/12, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 12, तो बीटा की वैल्यू आ गई 12। आसान है, कुछ नहीं, बस रिवर्स से चल रहा है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर हैविंग द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज, यहाँ पे एक वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी, इसका भी कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये वायर दे रखा है, और साथ में क्या इसको भी चार्ज दे रखा है, इसका शायद सरफेस चार्ज दे रखा है, यस चार्ज ही दे रखा है, चार्ज डेंसिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, स्टैटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R। तो मुझे एक ये P पॉइंट दे रखा है और ये R पॉइंट। अब देखो यहाँ पे दो चीज चार्ज है, एक तो लीनियर वायर और साथ में स्फीयर पे भी चार्ज है। तो सबसे पहले हम लीनियर चार्ज की बात करें, तो लीनियर चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा बच्चों ने -EdR, ये होता था dV। तो पहले मैं लीनियर चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ। E की वैल्यू कितनी पड़ी अपने 2k λ/r dr, है ना, कहां से 0.5 से लेके तो
2 तक, अरे माइनस कर लो यार, P1 P2 जो भी है, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, यहां से 2 के लेमडा, तो ये आ जाएगा 2 के लेमडा ln r 0.5 से 2 तक, तो ये ln 2 माइनस ln 0.5, ln 2 बाई 0.5, तो ये ln 4 हो जाएगा, तो 2 के लेमडा ln 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 के लेमडा ln 2, है ना, 2 का स्क्वायर 2 बाहर आ गया है, तो डेल्टा V1, तो इसकी वजह से देख लेते हैं पहले तो 1 की वजह से पहला निकाला अपन ने डेल्टा V1, तो 2 सॉरी 4 के लेमडा, राइट, निकाल लेते हैं, वैल्यू रख दूं 4 की जगह, अरे बार बार 2 लिखा रहा है भैया, 4 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लेमडा कितना दे रखा भैया इसने, ये 5 नैनो, 5 इंटू 10 टू द पावर -9, और ln 2 की वैल्यू भी कहीं ना कहीं दे रखी होगी, यस 0.7, 0.7, बस यही है, -9 कैंसिल आउट, डेल्टा में 9 चौक 36, और ये 9 4 जा 9 चौक 36, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.7, तो यहां से 36 गुणित 5 कितना हो जाएगा भैया, 180 मल्टीप्लाई 0.7, ये पॉइंट से 0 गायब, 6 5 126 वोल्ट, तो पहला तो आ गया डेल्टा V1 कितना 126 वोल्ट, डायरेक्ट निकाल लिया मैंने। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इस गोले की वजह से, तो आपने देखा होगा इस पॉइंट पर डेल्टा V2 बोल देते हैं यहाँ पे, तो अच्छा इस पॉइंट पर जो इंटीरियर पॉइंट है कि शेल की वजह से, तो इंटीरियर पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होता है, जितना कि सरफेस होता है, तो डायरेक्ट निकाल लेता हूं मैं, के क्यू बाई R1, तो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, तो के क्यू, अच्छा R1 क्या लेंगे भैया, चाहे हमें इंटीरियर पॉइंट पे, लेकिन 0.5 नहीं लेना है, बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि होलो शेल के अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि सरफेस पे, तो सरफेस की इसकी रेडियस कितनी देखी है आपको, 1 मीटर दे रखी है, यस, यहाँ पे 1 माइनस 1 बाय, दूसरा आउटर पॉइंट को तो वही लेते, कितनी डिस्टेंस है भैया 2, तो ये हो गया के क्यू बाई 2, के क्यू बाई 2 डेल्टा V2, तो डेल्टा V2 के 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये कितना दे रखा है 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 दे रखा है ना भैया, कहाँ गया, कि 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, सॉरी 10 दे रखा है, तो 10 ले लेते हैं, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर नैनो दे रखा है माइनस डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो कैंसिल आउट, 5 9 4 जा 45 वोल्ट, तो डेल्टा V2 आया 45, तो आपका जो यहाँ पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पी आर के बीच में, तो ये आ जाएगा 126 प्लस 45 70 71 171 वोल्ट, ये इसका आंसर आना चाहिए यार, ठीक है, 171 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या निकालना है, वापस देखो, लीनियर वायर उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इस शेल की वजह से 2 पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो आसान है। यहाँ पे बात करते हैं आगे क्वेश्चन, ये भी देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंट था कि अपन ने भैया इसमें 2 चीजें एक साथ दे दी, और था तो फार्मूला बेस्ड ही। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 13, इस वजह से वो बबल ऑफ द इनसाइड द चेंबर द पी नोड, ठीक है, द सर्टेन रेडियस सो दैट एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल डेल्टा पी, ओके, चेंबर प्रेशर द रिड्यूस टू द एट पी नोड, ठीक है, प्रेशर चेंज दिस प्रोसेस ऑल द टेम्परेचर रिमेंस अनचेंज, देखो अगर टेम्परेचर अनचेंज है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस, assume have the ideal gas excess pressure delta in the both case much smaller than the chamber pressure, ओके, निकाल लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, ये एक आपने एक चेंबर ले ली, इसके अंदर रख दिया एक बबल, ठीक है, पहले इसकी रेडियस मान लेते अपन R1, ठीक, अब यहाँ पे अच्छा डेल्टा पी जो भी है अपना डेल्टा P1 ऐसे लिख सकते हैं 40 बाई R1, और इसकी जो वैल्यू भी दे रखी है इस बंदे डेल्टा पी की दे रखी है 144 पास्कल, जो कि 10 टू पावर 5 के कंपेरिजन में काफी कम है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसका जो प्रेशर पहले क्या था, पी नोट था, और हमने पी नोट से कम करके अब क्या कर दिया 8 पी नोट बाई कितना 27, है ना, 8 पी नोट बाई 27, तो अब यहाँ पे देखो अगर प्रेशर बाहर का कम हो गया तो अब क्या हो गया, क्या इंटरनल प्रेशर की वजह से यहाँ पे अब इसकी जो रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी, और अभी जो नई रेडियस है, अभी पहले R1 थी तो अभी क्या हो जाएगी R2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो अपन ने अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या पड़ा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 कितना था P नोट, वॉल्यूम कितना 4/3, R1 क्यूब इज इक्वल टू P2 कितना 8 P नोट अपॉन 27, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई R2, 4/3 पाई से पाई कैंसिल, P नोट से P नोट कैंसिल, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेते हैं, तो R1 2/3 R2, तो यहाँ पे R2 आ गया आपका 3/2
R1। ठीक है, तो अपने को एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी अब इस केस में निकालना है, तो ये कितना हो गया 40/R2। तो यहाँ पे 40/R2 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटे 3/2R1। ये निकाला है अभी अपन ने, ये 2 को उधर ले गए तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 40/R1। और 40/R1 की वैल्यू दे रखी है, कहाँ कितने दे रखी है इसने 144। तो 2/3 इंटू 144, 3 एकम 3, 3 चौबा 3 छंग 24, सॉरी 24, 3 8 जा 20 84 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 48 इंटू 2 कितना होता है यार, कितना होता है 96 होता है शायद, यस 96 पास्कल। तो नया डेल्टा P2 आ जाएगा आपका 96 पास्कल। तो कहाँ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 96 पास्कल। पहले कितना आ रहा था 144, अब हो गया 96। सीधी सी बात है, बेसिक शायद कम ही होगा यार, क्योंकि बाहर का प्रेशर अपन ने कम कर दिया तो ये फैलेगा और क्या, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बेसिक सा फंडा था। चलो अगर इसी क्वेश्चन को और भी टफ बना सकते थे, कैसे बताओ जरा। यहाँ पे आपको जो एडियाबेटिक प्रोसेस देते तो थोड़ा सा और भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ, young double slit experiment. Each of the slit A, B shown in the figure are oscillation about their the fixed center. YDSC मेरा फेवरेट टॉपिक, उसका सवाल बिटवीन द स्लिट T। ठीक है, ये दे रखा है रे, और यहाँ पे ओमेगा 0.08 रेडियन पर सेकंड, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फर्स्ट साइड, वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी 6000 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द स्क्रीन चेंजेस टाइम, द सेंटर ब्राइट फ्रिंज जीरो रिमेन्स चेंज। ठीक है, पहला क्वेश्चन, eighth bright fringe above the point O oscillates with time between two extreme position separation, extreme position is the micrometer। निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझना है आपको कि ये दो स्लिट दे रखी है हमें, लाइट जा रही कहीं ना कहीं, और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं फ्रिंज बन रही है हमारा फ्रिंज पैटर्न, और वो जो डी है वो इस तरह से यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब जो फ्रिंज पैटर्न ये जो यहाँ पे स्लिट्स है कुछ वाइब्रेट। तो अपने जानते हैं, देखो बहुत आसान है कि यार यहाँ पर 8th वाली फ्रिंज मान लो कहीं ना कहीं बनती है। पहले तो अपन मैं डेटा लिख लेता हूं, मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी चीजें। ठीक है, तो पहले तो क्या क्या भैया क्या क्या दे रखा है इसने, डी की वैल्यू दे रखी है 0.8 mm। ठीक है, डी की वैल्यू दे रखी है 0.8 mm, तो जो जो चीजें हैं वो लिख सकते हैं, डी की वैल्यू 0.8 mm। और क्या दे रखी है इस बंदे ने 0.8 mm, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 0.08, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 0.08 रेडियन पर सेकंड जो भी, और दे रखा है यहाँ पे डी की वैल्यू इस तरह चेंज हो रही है, तो डी जो दे रखा है भैया यहाँ पे 0.8 इंटू प्लस 0.04 साइन ओमेगा डी। अरे बहुत प्यारा सवाल है, और देखते हैं क्या बोलता है बंदा इसमें। और कुछ देर लेमडा दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है। ठीक है, लेमडा दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, और कैपिटल डी दे रखा है यहाँ पे 1 मीटर। तो ये बोला कि जो 8th ब्राइट फ्रिंज, समझना है 8th ब्राइट फ्रिंज अबव द पॉइंट ओ ऑसिलेट विद द टाइम बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजीशन, द सेपरेशन बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम पोजीशन इन मीटर। देखो अब ये 8th ब्राइट फ्रिंज का अगर मैं बात करूं तो मैंने सभी को पढ़ा है कि जो ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन है वो अपन क्या पढ़ते हैं डी एन लेमडा बाई डी। ठीक है, अब ये डी की बात करें तो ये दो एक्सट्रीम के बीच में, जैसे ये 8th यहां बन रही है तो ऑसिलेट करा ऊपर भी नीचे भी इस तरह से। ठीक है, तो एक्सट्रीम क्या होगा जब डी की वैल्यू मिनिमम हो, और यहाँ पे तो यहाँ पे डी पे देखो डी की वैल्यू वेरिएशन करी, बाकी सब तो क्या है कांस्टेंट, तो डी मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम, तो अपने को बस डेल्टा वाई निकालना है। तो देख लेते हैं जरा डेल्टा वाई। तो यार यहाँ पे डेल्टा वाई ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी एन लेमडा बाई डी मिनिमम माइनस डी एन लेमडा बाई डी मैक्सिमम, डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से यार डेल्टा वाई। तो यहाँ से डी एन लेमडा, ठीक है, डी मिनिमम डी मैक्सिमम, तो एक काम करते हैं अपन यहां से डी मैक्स माइनस डी मिनिमम डिवाइडेड बाय डी मिनिमम डी मैक्सिमम, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा वाई यही तो निकालना है, वेरिएशन मतलब ये 8th फ्रिंज जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बन रही होगी 8th, अब ये ऊपर भी ऑसिलेट करे नीचे भी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करी तो अपना एक टाइम पे डी मिनिमम होगा, एक टाइम पे डी मैक्सिमम, और क्या निकाल लेते हैं। तो डी इक्वल टू कितना दे रखा है 1, एन की वैल्यू 8, लेमडा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ठीक है, अरे वही 6000 होगा, ऐसे लिख सकते। और क्या डी मिनिमम मैक्सिमम डी मिनिमम, अच्छा डी मैक्सिमम डी मिनिमम कैसे निकाले, देखो जरा यहां से ये वाला
डी मिनिमम कितना हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो सॉरी मिनिमम वैल्यू तो -1 और प्लस मैक्सिमम क्या होती है +1, तो मिनिमम रखने के लिए साइन ओमेगा तो यहाँ पे 0.04, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.76 और डी मैक्सिमम इट इज 0.84 है ना, और ये जो भी आ रहा है आपका मिलीमीटर में। तो आगे आंसर देखो जरा, तो यहां से आपका मल्टीप्लाई 0.84 माइनस 0.76 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.84 इंटू 0.76 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है भैया, तो यार ये -6 जो है, -6 को अगर अपन यहां से हटा दें तो ये आ जाएगा आपका जो भी है -6 -3, तो ये -6 तो यहाँ पे 10⁻1 हो जाएगा। 8 4 8 6 48 48 0.76, तो ये 0.08 आ जाएगा अपना इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय 0.84 इंटू 0.76। ठीक है, यहां से अब इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो ये डेल्टा वाई 84 40 48 और अगर कैंसिल आउट करके देख लीजिएगा आप सोल्व करके, ये करीब 601.5 आ जाएगा 10⁻³ में, मतलब माइक्रोमीटर में। तो यार 10⁻³ यहाँ पे ले लो, 10⁻³ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, 1848 डिवाइडेड बाय तो करीब करीब कितना पड़ेगा आपका 601.5। कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली, 601.5 माइक्रोमीटर समथिंग आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 601.5 माइक्रोमीटर, ये आ जाएगा आपका डेल्टा वाई। ठीक है, आसान है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है मैक्सिमम स्पीड निकाल लेते हैं। तो देखो क्या होता है मैक्सिमम स्पीड के बारे में बात करें तो एट्थ वाई वही उसकी एट्थ राइट फ्रिंज की, तो अपन ने देखा कि भैया पोजीशन जो है y इक्वल टू क्या दे रखा है dn लैम्डा बाई डी। ठीक है, इस डी को मैं थोड़ी देर के लिए भैया यहाँ पे कुछ भी मान लो यार, इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, तो डी डी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी बाई डी टी थोड़ा सा अजीब लगेगा और कुछ नहीं। तो अब देख लेते हैं इसको, तो इसको अपन डी वाई बाई डी टी करें तो ये कितना हो जाएगा डीएन लेमडा तो कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा -1 बाय आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। तो ये आर इक्वल टू जो दे रखा है यहाँ पे समझना, मैंने डी इक्वल टू आर ले लिया खाली कुछ टाइम के लिए, ये कितना दे रखा है 0.8 प्लस प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो अपन ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी, ये तो 0 प्लस 0.04 ओमेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी जो भी है और ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका। तो वैल्यू अपने को निकालनी है, ये तो ये डी 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 वाई बाई डी टी यही स्पीड होगी, और इसको अगर मुझे मैक्सिमम लेना है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा डी की वैल्यू 1, एन की जगह 8, लेमडा 6 इंटू 10⁻⁻7 डी आर अपॉन डी टी का मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा बेटे cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 0.04 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है 0.08 10⁻⁻3, क्योंकि ये मिलीमीटर में दे रखा था ना, मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो कितना आर स्क्वायर कितना भैया डी की वैल्यू मतलब वही डी का 0.8, तो 0.8 इंटू 0.8 तो 0.64 इंटू 10⁻⁻, अब देखो जब मिलीमीटर 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो -6 से यहाँ पे तो ये 10⁻⁻1 बचा, तो यहां से अपन निकाल लेते हैं, वैसे भी माइक्रोमीटर इसमें निकालना है, तो यहां से अपन एक काम करते हैं, पॉइंट है इस पॉइंट से पॉइंट 8 8 जा 4 2 जा 2 1 1 जा 2 0.04, देखो -1 -3 -4 2, तो ये कितना आ गया अपना 4 इंटू 10⁻, और तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, 4 इंटू 10⁻⁻6। तो यार यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे वी मैक्स कितना आ जाना चाहिए हमारा, देख लो जरा, ये आ जाना चाहिए हमारा 4 हो गया। अच्छा एक और चीज अपन ने यहाँ पे छोड़ दी है, वो क्या छोड़ी, देखो ये 6 6 6, ये 6 6 4 जा कितना होता है 24, सॉरी, तो यहाँ पे 24 माइक्रोमीटर पर सेकंड। तो देखो मेरे ख्याल से ये आंसर आना चाहिए यार इसका, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 24 माइक्रोमीटर पर सेकंड।
ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, फिर अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। बहुत आसान है ये, देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन में कुछ बहुत वो नहीं था। इसमें इसने क्या किया कि जो YDAC है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वेव ऑप्टिक्स में, उसमें SHM को बस कंबाइन करके दे दिया, बस और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले कंडीशन को समझ पढ़ो पैराग्राफ को। टू पार्टिकल्स 1 and 2 मास सेम कनेक्टेड बाय द मास स्प्रिंग द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। देखो यहाँ पे क्या इनकी पोजीशन दे रखी है आपको, x1 x नोट प्लस डी प्लस ए साइन ओमेगा टी, और x नोट x2 दे रखा है लाइक दैट रेस्पेक्टिवली, डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, पार्टिकल मूव्स एट t इक्वल नोड मास ओमेगा नोड। तो अब देखो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है ये, और ये सभी सेम मास की है, m मान लेते इसको भी, और ये व्यू नोड से टकराता है। और आगे कौन सा कोलिजन होता है इसमें, सेंटर द इलास्टिक कोलिजन, यस इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे ये करता है इसके साथ 2 वाले, जो 3 वाला मूव करके आ रहा है और ये 2 से टकराएगा। तो क्या ये कंडीशन बन सकती है, देखते जरा क्या निकालना है पहले। द कोलिजन एट इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ VCM अपॉन ए ओमेगा, ठीक है, VCF अपॉन ए ओमेगा। पहले अपन क्वेश्चन समझो, आप बहुत प्यारा सवाल है, अपन इसको समझ लेते हैं। ये m है, ये भी m है, और इसके साथ ये जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, जो भी है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये 1 2 3, ये यू नोट से जा रहा था। अब समझो पहले तो इसका इनिशियली अपन वेलोसिटी देख ले t इक्वल टू 0 पर। अच्छा, t इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा x1 कितना दे रखा है, प्लस ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो दिखा लेते हैं x1 इक्वल टू डी प्लस ए प्लस, वेट अ सेकंड, डी प्लस सॉरी x नोट प्लस डी प्लस, इसको हटा देते हैं, ये दे रखा है आपको x नोट प्लस डी प्लस ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा दे रखा है x2 इक्वल टू एक्स नोट माइनस डी माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो इसको अगर मैं वेलोसिटी निकालूं आगे, तो पहले का अगर v1 नाप लो, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये भी जीरो ये भी जीरो, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी नेगेटिव, तो ये v2 हो जाएगा यहाँ से माइनस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। और t की वैल्यू जब जीरो रखता हूं, तो जब t इक्वल टू पे जीरो रखता हूं, तो यहाँ पे v1 तो आ जाएगा प्लस का ए ओमेगा, और यहाँ पे v2 आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का ए ओमेगा। v2 मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस ए ओमेगा से जा रहा है और ये ए ओमेगा से, और यहाँ पे ये इसे टकराता है, ठीक है। अब याद रखें, जब कोलिजन होता है, सेम मासेस अगर आपस में भिड़ते हैं, इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो उस केस में सीन क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। और यहाँ पे जो यू नोट की जो वैल्यू दे रखी है, इसने दे रखी है ए ओमेगा बाई 2, देखो जरा यू नोट की जो वैल्यू दे रखी है इसने, वो क्या दे रखी है, ए ओमेगा नोट बाई 2। तो अब देखो इससे ये टकराया, टकराने के बाद इसने इसको वेलोसिटी दी, तो अगली कंडीशन क्या हो गई कि ये वाला जो है ये इधर ए ओमेगा नोट जो भी बाई 2 से मूव करने लगेगा, और ये तो अभी इस स्टैंड पर ए ओमेगा से ही मूव कर रहा है। तो अब देखो ए ओमेगा नोट जो भी है, तो अब यहां से ओमेगा ही दे रखा है, ए ओमेगा बाई 2 और ए ओमेगा। तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का अपन निकाल लेते हैं, तो VCM क्या पड़ा है अपन ने, m1 v1 ए ओमेगा बाई 2 प्लस m2 भी m है, ओमेगा डिवाइडेड बाई m प्लस m2m, तो m से m कैंसिल आउट, 3/2 3/4, 3/4 ए ओमेगा आ गया आपका VCM। और इसे अपन ए ओमेगा से डिवाइड कर दें, तो ए ओमेगा से ए ओमेगा कैंसिल, तो आपका आंसर 3/4 बोले तो 0.75 आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन समझा ना आपने, कि थर्ड वाला आगे भिड़ेगा तो उसकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, जिस वजह से पहले तो ये माइनस ए ओमेगा थी, तो अब ये जो एम थर्ड वाला माइनस ए ओमेगा से इधर जाएगा, और ये जो है वो ए ओमेगा बाई 2 से इधर जाएगा, ठीक है। आसान है ये भी, मतलब बहुत डीप एनालिसिस तो नहीं, बस वेलोसिटी निकाल के, लेकिन सोचना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे एंड द लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही प्यारा पेपर है ये, थोड़ा बस लैंग्वेज के साथ घुमाया है इसने। चलिए, द कोलिजन ओकर्स एट टी नोड इक्वल टू पाई 2 ओमेगा बाई 2। तो अगर यहां से समझना, टी नोड इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। तो यहाँ पे देखो V1 अपना क्या आया था, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, सॉरी कोस ओमेगा टी, राइट। V1 आया था ये, और V2 कितना आया था अपना, माइनस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब यहां से अगर ओमेगा बाई पाई बाई 2 ओमेगा करें, तो यहाँ पे पाई बाई 2 ओमेगा रखें अपन, तो यहां से कितना हो गया, ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा पाई बाई 2, तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। अब कंडीशन समझिए आप, बहुत प्यारा सवाल है कि अब यहाँ पे दोनों दोनों का रेस्ट में आ गए। अच्छा, रेस्ट में कहाँ आते बताओ जरा, एक्सट्रीम पोजीशन में। अगर कोई दो पार्टिकल अगर कोई एसएचएम कर रहा है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट में होता है। तो चलो भैया यहाँ पे निकाल लेते हैं, ऐसे बोल देते हैं ऐसे। तो ये हमारा
ये अब इसका भी वेलोसिटी 0 और इसका भी वेलोसिटी 0, और ये इससे जाके जो हमारा भिड़ता है कितने से, ए ओमेगा बाई 2 से। ठीक है, ऐसे कुछ हो गया, दोनों वेलोसिटी 0 है, देखो निकाल लिया अपन ने। तो अब क्या हो गया तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी, 4b² बाई ए स्क्वायर की। ओके, फिर भी 4b² बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या यही निकालना है अपने को। ठीक है, तो वेलोसिटी सभी ने पढ़ा होगा। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, अब देखो ये इससे टकराया कितने से, ए ओमेगा, तो इसने इसकी वेलोसिटी एक्सचेंज, और ये क्या आ जाएगा रेस्ट में। तो अगली चलो कंडीशन बना ही लेते हैं अपन। तो सबसे पहले ये वाला एम जो थर्ड वाला था, ये तो इसका वेलोसिटी तो अब क्या हो गया 0, और ये यहां से ए ओमेगा बाई 2 से जाएगा, ये तो क्या हो गया आपका 0। तो बताओ जरा अभी सेंटर ऑफ मास का कितना आ जाएगा, यहाँ पे बताएगा कोई मुझे। ए ओमेगा बाई सॉरी एम इंटू, निकाल लो सेंटर मास का, आते हैं ना वही यार, m1v1। तो एम इंटू ए ओमेगा बाई 2 प्लस दूसरा वाला तो क्या रेस्ट में, डिवाइडेड बाई 2m, तो ये तो 0, m से m कैंसिल, तो ए ओमेगा बाई 4, ये आ गया आपका VCM। ठीक है, VCM आ गया। अब यहां से अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो अब देखो नया एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस, अब देखो अभी ये ऑलरेडी क्या है, एक्सट्रीम पर ही है। ठीक है, अब ये नया टकराने के बाद एक नया एम्पलीट्यूड अगर प्रोड्यूस हो गया, तो मान लेते हैं अभी एक्सट्रीम पे तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर, इसकी जगह ए की जगह चाहे तो आप क्या रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो v कितना है आपका, ए ओमेगा बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो इट इज ए स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस, तो ये 17 ए स्क्वायर बाई 16। तो यहां से देखो अब, तो अपना बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू है इट इज 17 बाई 16, तो अपने को 4 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड, तो 4 1 जा 4 चौक 16। अच्छा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर निकालना है ना अपने को। यस, तो कितना हो जाएगा यार, ये अपना निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अपन के कितना हो जाएगा भैया, इसको नोट कर लेना, तो 17 बाई 16, 4 1 जा 4 चौक 16 4, तो ये कितना हो जाएगा भैया, इसको अपन निकाल लेते हैं भैया, ये आ जाएगा 4 चौक 16.25। तो आंसर क्या आना चाहिए यार, 4.25, देख लेना। तो ये इसका होना चाहिए हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आपको ये जो पेपर है ये समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो बस ऐसे ही बने रहिए MGCI के साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।